और हमारा स्वास्थ्य। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आज आपको सुनवा रहे हैं वायरस जनित रोग और उनका होम्योपैथिक उपचार। इस विषय पर डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता से अशोक पांडे की बातचीत। श्रोताओं नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं अशोक पांडे। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करने जा रहे हैं वायरस जनित बीमारियों की। तो इस मौसम में जो अचानक से परिवर्तन आया है, इसकी वजह से कौन कौन सी वो प्रमुख बीमारियां हैं जो वायरस जनित हैं और कभी भी हमको या हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को हो सकती हैं, उन पर आज हम चर्चा करेंगे। और उन बीमारियों का होम्योपैथिक इलाज क्या है, किस तरह से हम उनसे निजात पा सकते हैं, होम्योपैथिक तरीका क्या है, इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी हैं। आप होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी हैं, राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय भेलूपुर में। गुप्ता जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और इस कार्यक्रम में। नमस्कार पांडे जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि ये जो मौसम का बदलाव है जी, स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? देखिए पांडे जी, अगर आपने जो टॉपिक रखा उस टॉपिक के हिसाब से अगर हम बात करें वायरल डिजीजेज का, तो ये जो बेस्ट सीजन होता है वायरल डिजीजेज के प्रकोप को बढ़ने के लिए, वायरस को ग्रोथ करने के लिए, वो चेंज ऑफ टेम्परेचर का ही होता है और वो इस समय है। और वायरस जनित बीमारियों का जो एक रेंज है, उसमें रेंज में अगर हम बात करें तो चिकन पॉक्स है, मीजल्स है, मम्स है, हर्पीज है, कॉमन कोल्ड है, फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है। अभी हाल फिलहाल काफी कुछ पॉपुलर है और इस समय जो है उससे हमारा बगल का जो कंट्री है चाइना बहुत ज्यादा प्रभावित भी है। कोरोना वायरस अभी हमारे यहाँ इस सीजन में एक फिर दस्तक देनी शुरू कर रही है और उसकी आहट आना शुरू हो गई। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग उसके लिए अलर्ट भी हो गया। स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू से स्वाइन फ्लू, तो ये है, डेंगू है और रेबीज है, इबोला है। इबोला भी एक बीमारी इस तरीके की एक वायरल डिजीज होती है। तो ये जो एक डिजीजेस का एक अच्छा खासा एक बंच है जो इस सीजन में होती है। कॉमन कोल्ड को रह जाए तो कॉमन सी बात है। आपने इस समय आपने गर्मी के हिसाब से आपने पता चला कि कोई गर्म कपड़े नहीं पहने और निकल गए बाहर और मौसम बाहर ठंडा है। इस चेंज ऑफ टेम्परेचर से वायरस आपके अंदर जाएगा और आपकी इम्यूनिटी भी जो इस समय थोड़ी लो हो जाती है। इसकी वजह से ये वायरस आप पे अटैक करता है और आपको तुरंत सर्दी जुकाम बुखार वाले सिम्टम शुरू हो जाते हैं। इसी सीजन में वायरस जनित जो भी बीमारियां हैं उनका एक सबसे बड़ा जो कॉमन एक बंच जो सिम्टम्स का आता है, वो चाहे मैं मीजल्स की बात करूं, चिकन पॉक्स की बात करूं या आपके कॉमन कोल्ड की बात करूं, इन्फ्लुएंजा की बात करूं, बर्ड फ्लू की बात करूं, स्वाइन फ्लू की बात करूं, हर्पीज जोस्टर की बात करूं, जो भी इस तरह की बीमारियों की बात करूं, उनमें कुछ सिम्टम बहुत कॉमन होते हैं। जैसे नाक का बहना, सर्दी के सिम्टम, बुखार होना, मैलेज होना, बॉडी एक होना, सांस लेने में दिक्कत, खांसी आना, ये जो कॉमन सिम्टम है ये जरूर रहेंगे। कुछ में उसके वजह से इसी की सीवियरिटी ज्यादा हो जाती है, वो इवन डेथ तक भी ले जाती है। और कुछ में ये होता है इन सिम्टम्स के साथ साथ इरप्शंस आते हैं, दाने निकलते शरीर में। जैसे मिजल्स में महीन महीन लाल लाल दाने निकलते हैं, चिकन पॉक्स में ब्लिस्टर्स निकलते हैं जिसमें जलभरी माता की तरह हमारे आपके गाँव में उसको जो है बोला जाता है, तो उसमें ब्लिस्टर्स भी इस तरीके से निकलते हैं। तो ये सिम्टम्स के साथ ये होते हैं। तो इस सीजन में ये बहुत ध्यान रखना जरूरत है कि अपने को गर्म कपड़ों के साथ निकले। सुबह जो है जब नहाए तो ठंडे पानी से एकदम से ना नहाए, थोड़ा कुनकुने पानी से नहाए तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, सबसे आसान टारगेट जो होता है जी बीमार करने का जी, वो बच्चा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, घर में सबसे छोटा सदस्य होता है जी, जी। और आम तौर पर अगर हमारी निगाह उससे जरा सी भी हटी, बिल्कुल, जो कि हट ही जाती है, हम अपने दैनिक दिनचर्या में इतने व्यस्त होते हैं कि हर समय बच्चे पर निगाह रखना संभव नहीं होता है। तो सबसे पहले घर में बीमार पड़ने वाला सदस्य घर का बच्चा होता है। जी जी। सबसे पहली समस्या उसको जो आपने बताई कि कॉमन कोल्ड जी, सर्दी लग गई, जुकाम हो गया जी, या फीवर आ गया जी जी जी, तो सबसे पहले हम इसकी चर्चा कर लें क्योंकि ये कॉमन समस्या है और आमतौर पर हर कोई इससे ग्रसित होता है। तो अगर कहीं ऐसी स्थिति आती है तो परिवार के सदस्यों को क्या करना चाहिए? देखिए, दो तीन चीजों को एक तो ध्यान रखिए। एक तो आपको ठंडी चीजों से परहेज करना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फ्रिज का पानी, इस तरीके की चीजों से आप अवॉइड करें। जो पानी आप पिए थोड़ा कुनकुना पिए। और अगर आपको जैसे इसमें जल्दी थोड़ा गले में आपको दर्द सा, चुभन सा होने लगता है तो थोड़ा कुनकुना पानी में आप नमक डाल के, सादा नमक जो हमारे आपके घर में यूज होता है, सादा नमक डाल के, और नमक की मात्रा भी ठीक आधा एक चम्मच डालिएगा और उससे गरारे करें बार बार। और खाने में जो चीजें है वो ठंडी चीजें, जैसे अभी दही वगैरह जो भी है इस तरीके की ठंडी चीजें, उसको अवॉइड करें। साथ में आप होम्योपैथिक की कुछ दवाइयां इस तरीके से आती हैं,
लक्षणों के आधार पे वायरल डिजीज में बहुत परफेक्ट काम भी करती है। अगर उसके बावजूद भी और कुछ लक्षण आते हैं, आपको दिक्कत होती है, तो आप पास के कुशल होम्योपैथिक चिकित्सक को दिखाइए। थोड़ी सी दवाइयों में आप बहुत अच्छे से ठीक हो जाते हैं। वायरल डिजीज के साथ पांडे जी एक और ध्यान देने की जरूरत होती है, ये सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेज काफी होती हैं। अगर हम सही से अपने खान पान का, अपने इम्यून पावर का अगर हम सही से मैनेजमेंट को ध्यान रखें तो हमको बहुत सी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती और एक समय में हम ठीक भी हो जाते हैं। आप जब भी छींके खांसे तो आप हाथ पे रुमाल लगा ले। बाहर जब भी आपको सर्दी जुकाम हो, बहुत ज्यादा भीड़ में न जाए, बहुत ज्यादा लोगों के एक्सपोजर में ना आए। एक हमारी भारतीय परंपरा है हाथ जोड़ के नमस्ते करने की, वो बहुत अच्छी परंपरा है। यहाँ उसका मेडिकल में देखिए इसका रोल कहाँ से आ रहा है कि हाथ मिलाने से ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा फैलता है। तो इस वजह से अगर आप हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, हाथ मिलाने से बचते हैं, तो भी आपका इससे जो है काफी कुछ इस रोग से बचाव हो जाएगा। और ये ध्यान रखिए कि गर्म चीजों का जो है ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। जैसे आपके घर में आप कॉमन सी बात है, आपके घर में अदरक है, लौंग है, तुलसी है, इसका काढ़ा बना के या चाय से गर्म बना के बार बार अगर आप पिए तो आपको इस तरीके की इम्यूनिटी भी आपकी बढ़ती है और आप स्वस्थ रहते हैं। इस समय तमाम सारे वायरस जो है हमारे देश में विदेश में कहें तो बहुत सक्रिय रूप से विचरण कर रहे हैं। जी जी जी। और अनेकों नई समस्याएं हम देख रहे हैं आए दिन होती हैं। कहीं पर इबोला है, कहीं पर कोरोना है। तो इस तरह की ये जो नई नई डिजीज आ रही हैं, जी जी, जिनके बारे में अभी कोई रिसर्च नहीं है, अभी हम कहें तो कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। जी जी। क्योंकि जब बीमारी आती है तब हम उसकी तरफ प्रयास करते हैं कि भाई इसका इलाज क्या है, इसको खोजा जाए। और जब तक वो इलाज की खोज की जाती है तब तक काफी समय गुजर चुका होता है और इस बीच कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी होती है। कोरोना का उदाहरण हम सभी के सामने है कि चीन इससे कितना प्रभावित है और बहुत सारे एशियन कंट्रीज में हम देख रहे हैं कि इसका प्रकोप धीरे धीरे बढ़ रहा है। कितने सारे लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं, कितने सारे लोग इससे प्रभावित हैं। तो कोरोना हो, इबोला हो या आजकल हम बनारस की अगर चर्चा करें, अपने शहर की हम बात करें, तो पिछले कुछ दिनों में मैं देख रहा हूं कि बर्ड फ्लू को लेकर के, स्वाइन फ्लू को लेकर के और तमाम सारी खबरें आ रही हैं कि कहीं पर इसके सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, अस्पतालों में मरीज पहुंच रहे हैं इसके लक्षणों को लेकर के। तो बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इसके लक्षण क्या हैं, कैसे एक व्यक्ति इसकी पहचान कर सकता है, और फिर हम कोरोना और इबोला पर आएंगे। बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू की बात अगर हम करें तो ये फ्लू की तरह ही सिम्टम आते हैं। ये पक्षियों में, बर्ड फ्लू की बात करें तो पक्षियों में वो वायरस उसका होता है। और अगर आसपास आपके, ये श्रोताएं विशेष ध्यान दीजिए, आसपास अगर आपके जो है कौवे, चील और आपके पोल्ट्री फार्म वाले जो भी आपके पशु पक्षी रखे जाते हैं, वो अगर अचानक मरने लगे तो आप सतर्क हो जाएं और जिला प्रशासन को भी सूचित करें, क्योंकि हो सकता है वो बर्ड फ्लू से मर रहे हों। और अगर आपके जो पशु जो मृत हो गए हों उनसे आप एक 6 फीट की कम से कम दूरी बना के रखें। अगर सिम्टम्स की बात करते हैं, अगर हम मेडिकल के सिम्टम्स की बात करते हैं तो उसकी भी वही उसी तरीके से जो वायरल डिजीज की सिम्टम होते हैं उसी तरीके से आपको नाक से पानी बहना, जुकाम होना, खांसी आना, गले में दर्द होना और उसके साथ साथ हरारत होना, चिड़चिड़ापन होना। इसके बाद आती है खांसी के साथ साथ आपको इसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत होती है, आपको सांस लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। यही प्रॉब्लम अगर नहीं मैनेज की गई, अगर मैनेजमेंट अगर इसका सही से नहीं किया गया, यही प्रॉब्लम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ही आपके लिए जानलेवा हो जाती है और काफी लोगों की जान भी ले लेती है। तो बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू के दोनों के सिम्टम काफी कुछ एक जैसे ही होते हैं। हमें ये ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके के सिम्टम हमें आ रहे हैं किसी में भी तो उससे आप दूरी बना के रखें। और जो आपको प्रिकॉशन श्रोताओं पहले बताया गया था कि क्या आप किस तरीके से बाहर निकले और मास्क लगाए और हाथ धुल के, बार बार आप एक चीज ध्यान रखें, जब भी आपको सर्दी जुकाम हो या पब्लिक में भीड़ में आप जा रहे हैं तो हाथ साबुन से धुलें या कोई और उसमें अल्कोहल वाले जो हैंड सैनिटाइजर होते हैं उससे बार बार साबुन से हाथ धुले या उससे धुलें। और मैं एक श्रोताओं को विशेष बात बोलना चाहूंगा कि ये नाम जो होते हैं, इन नाम को सुन के पैनिक न हो, क्योंकि इन नाम को सुन के लोगों में घबराहट बहुत हो रही है। तो इन बीमारियों के नाम से आप ना घबराएं, परहेज के, और जो आपको इसमें परहेज से ज्यादा क्या, वो जो आपको प्रिकॉशन बताया गया है उस पर ध्यान दें। अब आती है जो अलग अलग नाम की, ये सीजन में जो है हम आपने जो पांडे जी हमारे आपके जैसे जो मनुष्य जाति ने खासकर जो दूसरे के क्षेत्र में इंक्रोचमेंट करना शुरू कर, अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है, खासकर पशु पक्षियों के जो जगह उनके सीमित हो गए, उसको हम लोग मार के खाने लगे और किस तरीके से विभिन्न तरीके से दोहन करने लगे उनका। इसकी वजह से जो उनके अंदर वायरसेस थे जो उनको बीमार करते थे, अब उन बीमारियों से हम भी ग्रसित होने लगे।
क्योंकि ये एक चैनल बन गया, इस चैनल के थ्रू वो वायरस अब हमारे अंदर भी आने लगा। पारिस्थितिक तंत्र जो था हमारा, जो एक सर्कल बना हुआ था, वो डिस्टर्ब हो गया। जी जी, इकोसिस्टम का बिल्कुल मेंटेन वे में चलना जरूरी है। अगर हम कहीं भी एक्स्ट्रा किसी का दोहन करेंगे तो प्रकृति हमको कहीं न कहीं दंडित करेगी। ये एक प्रकृति का एक दंड है, हमको इसको संभाल के चलना। बर्ड फ्लू हो या स्वाइन फ्लू हो जी, या हम अगर बात करें इबोला वायरस की, कोरोना वायरस की, तो क्या जांच का कोई तरीका है? कैसे हम अगर अपने शहर की बात करें जी, बनारस में ऐसी कोई सुविधा है जहां पर इसकी जांच की जा सके? और अगर जांच की जानी है तो वो कौन सी जांच है जिससे इसके सिम्टम्स क्लियर हो सकते हैं? देखिए, ऐसा कि हमारे बनारस में जो है, अगर बर्ड फ्लू और स्वाइन फ्लू की बात करें, इसके लिए जांच का H1N1 करके एक जांच होती है। वो जांच उपलब्ध है BHU में और हमारे सरकारी अस्पतालों में जैसे दीनदयाल वगैरह में इसमें उपलब्ध है। और उसके अलावा जो कुछ और ब्लड की जांच हमारे रूटीन में होती है, ये तो डायरेक्ट अब इसका जांच हो गया। और इनडायरेक्ट जो है कुछ जांचें होती हैं, जैसे कंप्लीट ब्लड पिक्चर देखते हैं, उसमें अगर न्यूट्रोफिल काउंट आपका डाउन हो रहा है और आपका फ्लूइड लिम्फोसाइट डाउन हो रहे हैं, तो वो भी एक इनडायरेक्टली आपको एक वायरल डिजीज की तरफ वो इंगित करता है। और रही बात जैसे इबोला की और इस तरीके की, क्या इनके टेस्ट भी हैं, लेकिन जब ये बीमारियां प्रॉन होती हैं, एक फैलती हैं, लगता है इसका सस्पेक्टेड इसके जो मरीज मिलना शुरू होते हैं, तब इनके जो है टेस्ट किए जाते हैं और वो भी यहाँ पे उपलब्ध है। कोरोना वायरस पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या लक्षण आते हैं इसमें? भी उसी तरह के जो सामान्य वायरल डिजीज में जो लक्षण है, उसी तरह के लक्षण आते हैं? बिल्कुल। क्योंकि पब्लिक में एक बात आपने बहुत सही कही कि इन नामों को सुनने के बाद में पब्लिक में, आम जनता में एक पैनिक क्रिएट होता है कि कहीं मुझे ऐसी समस्या तो नहीं हो गई है, मेरे परिवार का सदस्य जिसको सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, हल्का सा बुखार है, वो कल सारनाथ घूमने गया था, वो तो टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे देशों से लोग वहां आते हैं, कहीं वो उसकी चपेट में तो नहीं आ गया। बहुत सारी चीजें हैं जो आमतौर पर एक व्यक्ति सोचने लगता है और पैनिक हो जाता है। तो सबसे पहली चीज तो है कि हमें इससे बचना है, बिल्कुल, क्योंकि हमारी सरकार, हमारा स्वास्थ्य विभाग लगातार इस ओर सक्रिय है और ऐसे जो भी मामले उसके संज्ञान में आ रहे हैं, वो उनका कुछ ना कुछ उपाय करके और उसका ट्रीटमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। जी जी। लेकिन हमारी तरफ से क्या सावधानियां हैं जो बरती जानी चाहिए जी, पैनिक ना हो इसके अलावा? और लक्षण जो हैं वो कमोबेश किस तरह के आते हैं? देखिए, अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना में भी लक्षण जो है आपको वही, आपका नाक का बना, बुखार होना, हाई फीवर होना और सिर में दर्द होना, बॉडी एक होना। उसमें भी जो सिम्टम काफी कुछ जो इन सब बीमारियों के हैं वो कमोबेश काफी कुछ एक ही है। इसमें भी बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है। सार्स में भी इस तरीके की बीमारी थी, उसमें भी इस तरीके का है। तो इसमें ये ध्यान रखें, जब भी आप इस तरीके के लोगों के टच में आए, ठीक है, तो आप कम से कम, जैसे आपने बोला कि आप सारनाथ में गए और वहाँ टूरिस्ट प्लेस है, उस तरीके से वहाँ पे बंदे आ रहे हैं, उनके साथ भी आप टच हो सकते हैं, तो कम से कम जो मैंने प्रिकॉशंस आपको बताए हैं पहले कि आप उनसे हाथ मिलाने से बचिए, उनकी बात आप करिए, थोड़ी दूरी रखिए, मास्क आप लगाइए, हाथ आप साबुन से धुलिए या सैनिटाइजर से धुलिए और अपने को पैक करके रखिए। और अब मौसम की बदलाव के हिसाब से अपने को जो कुछ न कुछ सर्दियों वाले कपड़े पहने रहेंगे, तो उससे भी आपको आपकी इम्यूनिटी आपकी थोड़ी बढ़ी रहेगी, इम्यूनिटी आपकी डाउन नहीं होने देगी, तो भी आप इससे बचे रहेंगे। एक इंक्यूबेशन पीरियड करके एक होता है हमारा, जब भी कोई भी इस तरीके के सस्पेक्टेड पेशेंट देखे जाते हैं, अपने आप पूछो था ना कि उससे क्या किया जाता है, तो सस्पेक्टेड पेशेंट जब भी इस तरीके के मिलते हैं, हर बीमारी का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। आज हमारे अंदर वो वायरस गया है, उसकी बीमारी के लक्षण कितने दिन में आए, ये मेडिकल साइंस पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है। तो जैसे आप अगर कोरोना की बात करें तो 14 दिन का इंक्यूबेशन पीरियड है कि आज अगर हमने किसी से टच में आया तो 14 दिन अगर हमको अगर आइसोलेट करके और हमारी सारी जांच करके रखा जाता है, तो 14 दिन के बाद, जैसे अभी वहां से चाइना से जो भी आए थे यहाँ पे, उनके अंदर कुछ सिम्टम लगे नहीं रहेंगे, तो भी उनको 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड में रख के मेडिकल सुपरविजन में रखा और उनके अंदर वो सिम्टम आगे नहीं बढ़े, उसके बाद उनको फ्री कर दिया, वो घर जा सके। तो इंक्यूबेशन पीरियड का ध्यान रखते हुए, इंक्यूबेशन पीरियड में जब आप इस तरीके का लगेगा आपको सिम्टम आ रहे हैं, तो आप कम से कम लोगों के टच में ना आए, और अगर इस तरीके के सिम्टम जाए तो स्वास्थ्य विभाग में आप जाके डॉक्टर को दिखाएं। स्वास्थ्य विभाग उसको अपने प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल उसका सो कॉल्ड प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल से आपको लेता है और आपको सुपरविजन में अपने रख के, आपको इंक्यूबेशन पीरियड में रख के उसकी जांच करके देखता है। अगर आप उससे पाए जाते हैं तो उसका ट्रीटमेंट लाइन में बनता है, और नहीं पाए जाते तो आपको उस तरीके से कुछ दवाइयां देके आपको फ्री कर दिया। वक्त हो रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, और वायरस जनित बीमारियों की बात हम कर रहे हैं। बहुत सारे केसेस हमने डिस्कस किए, अलग अलग समस्याएं जिन पर हमने चर्चा की। होम्योपैथिक उपचार की भी बात हम करना चाहेंगे। जी। तो चलते चलते हमारे श्रोताओं को ये बताएं कि इतनी सारी बीमारियां जो
हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं रेडियो से आज, उनमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है कितना कारगर है। क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट को लोग कहते हैं कि भाई ये मीठी गोली जो है ये क्या असर करेगी और कितने दिन में हमें ठीक करेगी। तो ये जो सोच है लोगों की, इसको कैसे हम सुधारें कि भाई होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है वो स्लो जरूर है लेकिन वो उस बीमारी को जड़ से खत्म करेगा। श्रोताओं, एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि वायरल डिजीज के साथ क्या है कि ये इसकी 7 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन एक पीरियड होता है। इसी पीरियड तक ये ग्रसित करता है। अगर इसमें आप, क्योंकि होम्योपैथिक जो सिद्धांत होता है वो लक्षणों के आधार पे आपके वो इलाज किया जाता है। तो अगर आप सिम्टम्स लेके आते हैं, कोरोना के लिए बात करें हम, तो CCRH जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन होम्योपैथी, ये केंद्र सरकार की एक संस्था है। इसने अध्ययन करने के बाद इसमें जीनस एपिडेमिकस के नाम पे आर्सेनिक एल्बम 30 की मेडिसिन एक ढूंढ के निकाली है। अगर उसका जो है सेवन आर्सेनिक एल्बम 30 का 2 ड्रॉप 3 दिन 4 दिन तक लगातार सुबह एक डोज लेता रहे वो व्यक्ति और अपनी सावधानियों को भी ध्यान में रखता वो करता रहे, तो वो इससे जो है इस बीमारी से ग्रसित होने से बच सकता है। निश्चित तौर पर डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता जी, आप समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में आए। हमारे श्रोताओं को आपने बहुत सारी वायरल बीमारियों के जो कारण, लक्षण और बचाव के उपाय हैं उन पर जानकारी दी। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हम और हमारा स्वास्थ्य, वायरस जनित रोग और उनका होम्योपैथिक उपचार। इस विषय पर डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता से बातचीत कर रहे थे अशोक पांडे। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा था।